हमने पहली स्टेज कर ली थी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहली स्टेज प्रीनेटल स्टेज हम कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद नेक्स्ट स्टेज, दैट इज इन्फेंसी। ओके, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, वो मैं साथ साथ बताती रहूंगी किस तरीके के क्वेश्चंस निकलते हैं। अब इन्फेंसी स्टेज में जो ब्रेन डेवलप करता है वो बहुत ज्यादा रेट पर डेवलप करता है। बर्थ लेने से पहले भी और बर्थ लेने के बाद में भी जो ब्रेन डेवलप करता है वो सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप करता है। जस्ट बिफोर द बर्थ द न्यूबॉर्न्स हैव मोस्ट बट नॉट ऑल ब्रेन सेल्स। बच्चे के पास में ज्यादातर सारे सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ अभी भी मिसिंग होते हैं जो बच्चा धीरे धीरे जो है डेवलप करता है। जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं इन सेल्स में वो भी बहुत रैपिड रेट से बन रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेन अभी भी डेवलप कर रहा है। अब जो न्यूबॉर्न है वो उतना हेल्पलेस नहीं है जितना हम उसको समझते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज जरूरत होती हैं हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, या जितने भी फंक्शन जरूरी होते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो न्यूबॉर्न्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक न्यूबॉर्न ब्रीथ कर सकता है, सक कर सकता है, स्वालो कर सकता है और बॉडीली वेस्ट को डिस्चार्ज कर सकता है। ये सारी चीजें हमें जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए, और वो कर पा रहा है। अब इसी में ही क्वेश्चन निकल कर आता है। ये पहली वाली लाइन जो है इन्वर्टेड कॉमास में दे देते हैं कि द न्यूबॉर्न इज नॉट एज हेल्पलेस एज इट सीम्स। इलैबोरेट। तो इसमें यही चीज आएगी कि जो बच्चा है वो ज्यादातर वो सारी चीजें कर पाता है जो हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड वाला पॉइंट भी आप डाल सकते हो, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। तो सेकंड पॉइंट में क्या आ जाएगा कि जो न्यूबॉर्न है उसके फर्स्ट वीक में बच्चा साउंड की डायरेक्शन बता पाता है कि किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है। ऑल्सो अपनी मदर की वॉइस में और किसी और वुमेन की वॉइस में वो डिफ्रेंशिएट भी कर पाता है। आपके जेस्टर्स को वो रेसिप्रोकेट भी करता है बाय माउथ ओपनिंग और बाय टंग प्रोट्रूजन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आएंगी अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो, जो कि रेकरिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा है। देन अब हर स्टेज में, प्रीनेटल स्टेज में तो हमने नहीं पढ़ा था फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, लेकिन हर स्टेज में हम हर तरीके की डेवलपमेंट पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि प्रीनेटल में तो बच्चा फीटस में है। That is why we didn't study all that, but now from infancy onward we will be studying each and everything. अब इसके अंदर आ जाती है सबसे पहले मोटर डेवलपमेंट इन्फेंसी के अंदर। अब मोटर डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चन आता है। अब जो बच्चे होते हैं, इंफेंट्स जो होते हैं, उनका जितना भी मूवमेंट होता है वो रिफ्लेक्सेस के थ्रू होता है। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? दे आर ऑटोमेटिक बिल्ट इन रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई। दे आर जेनेटिकली कैरिड सर्वाइवल मैकेनिज्म्स एंड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सब्सिक्वेंट मोटर डेवलपमेंट। बहुत बारी रिफ्लेक्सेस की डेफिनेशन आ जाती है 1 नंबर में। तो रिफ्लेक्सेस की डेफिनेशन वो क्या बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक है, बिल्ट इन रिस्पॉन्सेज है, मतलब हम वो पहले से ही सीख कर आए हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है, किसी भी स्टिमुलाई पे बिल्ट इन रिस्पॉन्सेज है। ऑल्सो हम इसको जेनेटिकली कैरी करते हैं, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म है, क्योंकि बच्चा अभी 9 महीने फीटस की फॉर्म में था। ठीक है, वो पेट के अंदर था, अब उसको बाहर जाकर सर्वाइव तो करना है, तो ये सर्वाइवल मैकेनिज्म बच्चा लेके पैदा होता है, इसको हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ओके, अब बिफोर द न्यू बॉर्न्स हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्योंकि बच्चे के पास में अभी अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे आएंगी कि वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा और फिर चीजें लर्न करेगा। तो इससे पहले कि बच्चे के पास में अपॉर्चुनिटी आती है, जो रिफ्लेक्सेस हैं वो अडेप्टिव मैकेनिज्म्स की तरह काम करते हैं। जो कुछ रिफ्लेक्सेस एक न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कपिंग, ब्लिंकिंग, यॉर्निंग, और ये थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं। इसके अलावा जो और होते हैं वो जैसे जैसे हमारा ब्रेन मेच्योर करता है, बच्चे का ब्रेन मेच्योर करता है, उसके ऊपर एक वॉलंटरी कंट्रोल आ जाता है, इसलिए वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो मतलब जब बच्चे को लगेगा तो वो उस रिफ्लेक्सेस का यूज करेगा, अदरवाइज वो यूज नहीं करेगा। लेकिन जो कफिंग, ब्लिंकिंग और यॉर्निंग है वो थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं, और वो नॉर्मली हमारा उस पर ज्यादा कंट्रोल होता नहीं है।
सो क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके से आता है कि व्हाट आर रिफ्लेक्सेस। तो आपको अगर वो 2 नंबर में आ रहा है तो रिफ्लेक्सेस की डेफिनेशन दोगे, और सेकंड पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सेस जो है वो अडेप्टिव मैकेनिज्म्स का काम करते हैं, और न्यूबॉर्न्स में कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे कफिंग, ब्लिंकिंग एक्सेट्रा, ये थ्रू आउट लाइफ रहते हैं, और कुछ पर बाकी जब ब्रेन मेच्योर हो जाता है तो उसका वॉलंटरी कंट्रोल आ जाता है। तो 2 नंबर का तुम्हारा आंसर इससे पूरा हो जाएगा। Next question, which comes in 3 marker usually, is what are some major reflexes in the newborn। ये बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि ज्यादातर कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो कि न्यूबॉर्न्स के अंदर होते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्स है रूटिंग। रूटिंग का मतलब है जब बच्चा अपने हेड को टर्न कर लेता है और अपने माउथ को ओपन कर लेता है जब हम उसके चीक्स को टच करते हैं। तो बच्चा अपने हेड, कभी भी तुमने अगर किसी इंसान के साथ में कभी इंटरेक्ट किया हो तो अपने हेड को वो टर्न करने लग जाएगा और अपने माउथ को खोल लेगा अगर आप उसके चीक पर हाथ लगाओगे। अब ये जो है ये 3 से 6 महीने में डिसअपियर हो जाता है, पहले 3 से 6 महीने में ही ये रहेगा, उसके बाद चला जाएगा ये रिफ्लेक्स। नेक्स्ट जो रिफ्लेक्स है वो है मोरो स्टार्टल रिफ्लेक्स। इसमें जब बच्चा कोई लाउड नॉइज सुनता है, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है लाउड नॉइसेस से, तो वो अपने हाथ पैर जो है वो बाहर की तरफ ऐसे फेंकता है, इसको हम मोरो बोलते हैं। एंड देन अगेन ये 6 to 7 मंथ्स में डिसअपियर हो जाता है। लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है या जो हमारा रिएक्शन है लाउड नॉइसेस पर वो अभी भी रहता है, बट हम ऐसा बच्चों वाला रिएक्शन नहीं देते हैं। इरिटेशन हो सकती है, कान बंद कर सकते हैं, बट ये मोरो रिफ्लेक्स हमारा चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रास्प। ग्रास्प में जैसे अगर तुम कभी भी देखोगे बच्चे के पाम के पास में अगर आप उंगली लेके जाओगे तो वो ऐसे पकड़ लेता है, इसको बोलते हैं ग्रास्प। तो बच्चे को पता नहीं होता है क्योंकि अभी वो एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसे नहीं पता है कि किस चीज को पकड़ना और किस चीज को नहीं पकड़ना है। तो अभी वो हर चीज को पकड़ के उसको महसूस करने की कोशिश कर रहा है। एंड अगेन ये भी 3 से 4 महीने में डिसअपियर हो जाता है। उसके 3 से 4 महीने के बाद में बच्चे का वॉलंटरी आ जाता है कि किस चीज को उसे पकड़ना और किस चीज को उसे नहीं पकड़ना है। नेक्स्ट जो है वो है बाबल स्काई। बाबल स्काई में जैसे अगर तुम देखोगे कि बच्चे का जो फुट होता है, अगर उस पे आप जरा सा भी उसको टिंगल करते हो तो वो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो बच्चा अपनी ऐसे कर लेता है उसको। दिस इज बाबल स्काई। ओके, ये 8 से 12 महीने में चला जाता है। सो दीज आर द 4 रिफ्लेक्सेस, और अगर ये 3 नंबर में आता है तो ये चारों के चारों लिखने हैं, कंजूसी मत करना लिखने में। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। अब जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसका मसल, उसका नर्वस सिस्टम भी मेच्योर करता है, जिसकी वजह से उसके पास में फाइनर स्किल्स भी आने लग जाती हैं। जो बेसिक फिजिकल मोटर स्किल्स होती है उसमें आ जाता है ग्रास्पिंग, रीचिंग फॉर द ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग एंड रन। अब जो सीक्वेंस है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट का वो यूनिवर्सल है, मतलब हर बच्चे के अंदर ऐसा ही होगा। माइनर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कई बच्चे का 2 महीने पहले आ जाएगा, कई बच्चों का 2 महीने लेट हो जाएगा, माइनर एक्सेप्शंस हो सकते हैं। लेकिन ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है, चाहे वो मोटर डेवलपमेंट हो या फाइनर स्किल्स हो, ये एकदम यूनिवर्सल है। ये भी सारा इंफेंसी का पार्ट है। इसके बाद आता है सेंसरी एबिलिटीज। ड्यूरिंग इन्फेंसी। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो बच्चा है वो अपनी मदर की वॉइस को पहचान लेता है। जस्ट आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ बच्चे को समझ में आ जाता है कि मदर की आवाज कौन सी है, उसकी इतनी सेंसरी कैपेबिलिटी है। अब जो न्यूबॉर्न्स हैं वो स्टिमुलाई को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू फेसेस। तो आप कभी भी देखोगे एक 0 to 2 इयर्स के बच्चे को यूजुअली अपने फर्स्ट फ्यू मंथ्स में या फर्स्ट फ्यू इयर्स में तो बच्चा किसी स्टिमुलाई को देखेगा, इसलिए हम उसके झूले पर कुछ टांग देते हैं ना ताकि वो उसको देखता रहे। तो फेसेस को नहीं देखना प्रेफर करता, वो स्टिमुलाइज को देखना, वो स्टिमुलसेस को देखना प्रेफर करता है। अब ये प्रेफरेंसेस जो हैं वो थोड़े ही महीनों में चेंज हो जाती हैं, बच्चा फेस की तरफ भी देखना शुरू कर देगा ताकि ऑफकोर्स वो पहचानना शुरू करे अपने केयर गिवर्स को। अब जो न्यूबॉर्न का विजन होता है वो एडल्ट विजन से थोड़ा कम होता है,
लेकिन 6 महीने के अंदर वो इतना इम्प्रूव हो जाता है एंड देन बाय फर्स्ट ईयर जो विजन होता है वो 20/20 होता है, जैसे एक एडल्ट का होता है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है सेंसरी एबिलिटी पे। नेक्स्ट जो करंट कंसेंसस है वो ये बताता है कि बच्चा जो है रेड और व्हाइट कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाता है। बाकी अगर देखा जाए तो जो बच्चा है वो कलर डेफिशिएंट होता है, उसका जो पूरा का पूरा कलर विजन डेवलप होता है वो 3 महीने के बाद होता है। मतलब 3 महीने तक वो कलर डेफिशिएंट है, रेड और व्हाइट को ही समझ पाएगा, इसके अलावा और किसी कलर को समझ नहीं पाता, ऐसा रिसर्चेस बोलती है। अब हाँ, क्योंकि अभी उनका विजन ढंग से डेवलप ही नहीं हुआ। वो एक साल में 20/20 होता है, तो वो इतनी पास का कैसे देखेंगे, तो वो थोड़ी ही दूरी का देख पाते हैं। लेकिन अभी तक रिसर्चेस ये बोलती हैं कि बच्चा 3 महीने तक रेड और व्हाइट में ही डिफ्रेंशिएट कर पाता है, रेस्ट उसको कोई और कलर समझ में नहीं आता। इसलिए ज्यादातर जो टॉयज होते हैं वो भी ब्राइट कलर्स के होते हैं ना, क्योंकि बच्चे को नहीं समझ में आएंगे, और लाइट कलर्स बच्चे को समझ नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। यस, जो बच्चे होते हैं आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ वो सुन सकते हैं, और जो इंफेंट है वो कि साउंड किस जगह से आ रहा है उसमें जो प्रोफिशिएंसी बच्चे की आएगी, या फिर जो एक अच्छे तरीके से वो समझ पाएगा, वो थोड़े टाइम के बाद में आता है। बाकी उसको डायरेक्शन पैदा होते ही समझ में आती है कि उसको कहाँ से आवाज आ रही है, उसको समझ में आएगा। जो बच्चे होते हैं यानी कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो टच पर रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर उनको पेन भी फील होता है तो वो उस पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। स्मेल और टेस्ट कैपेसिटीज भी बच्चों के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशियो इमोशनल एबिलिटीज। इन इन्फेंसी जो बच्चे होते हैं यानी कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं अगेन सोशल क्रिएचर्स होते हैं। आप कभी भी देखना जो बच्चे होते हैं वो फेमिलियर फेसेस के साथ में रिस्पॉन्ड करते हैं। आप अगर उनसे बातें करो तो दे ट्राई टू मिमिक, उनकी जो लिपसिंग होती है वो आपकी लिपसिंग को मिमिक करने की कोशिश कर रही होती है, या फिर वो कूइंग की साउंड देंगे, वो आ की साउंड करेंगे, जिससे उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ ओके वी आर रेसिप्रोकेटिंग विद यू। सो दिस इज व्हाट बेबीज डू। सो पेरेंट्स की प्रेजेंस को विद कूइंग एंड गर्गलिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। 6 से 8 महीने की एज में बच्चे ज्यादा मोबाइल हो जाते हैं एंड अपनी मदर की कंपनी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्रॉल करके मदर के पास में चले जाएंगे बिकॉज दे वांट टू बी विद देयर मदर्स। अब अगर बच्चे को हम किसी नए इंसान से मिलवाएंगे या फिर अपने पेरेंट्स से या स्पेसिफिकली मदर से सेपरेट करते हैं तो ज्यादातर रो पड़ते हैं या फिर थोड़ा सा अपसेटिंग या डिस्ट्रेसिंग शो करते हैं दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल विद सेपरेटिंग विद गेटिंग सेपरेटेड विद आवर मदर्स। लेकिन फिर जब उनको अपने केयर गिवर से रीयूनाइट कर दो तो फिर वो वापस से ठीक हो जाते हैं। दिस इज व्हाट सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हैपनिंग ड्यूरिंग द इन्फेंसी। ठीक है, now next question arises is what is attachment? Explain the study by Harlow and Harlow. Most important question. Now you tell me attachment क्या होता है without reading from the notes. तुम्हारे हिसाब से attachment क्या है? लगाव होना, ओके। यही होता है, ठीक है, यही है। तो एक तरीके का जो इमोशनल कनेक्शन हम बिल्ड करते हैं, एक इमोशनल बॉन्ड जो हम बिल्ड करते हैं वो किसी के साथ में भी हो सकता है, बट जो पहला इमोशनल बॉन्ड हम क्रिएट करते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ में करते हैं या केयर गिवर्स के साथ में करते हैं, तो इसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो टू बी प्रिसाइज द डेफिनेशन इज द क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन दैट डेवलप्स बिटवीन इन्फेंट्स एंड देयर पेरेंट्स और केयर गिवर्स इज कॉल्ड अटैचमेंट। सो अगर अटैचमेंट की डेफिनेशन आएगी तो यही दिखनी पड़ेगी। अब हम बोल रहे हैं हार्लो एंड हार्लो की स्टडी एक्सप्लेन करो, तो तुम अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब समझा देती हूँ कि हार्लो एंड हार्लो की स्टडी क्या हुई थी।
उन्होंने जो स्टडी करी थी वो अटैचमेंट के ऊपर ही करी थी। उन्होंने मंकीज के साथ में, बेबी मंकीज के साथ में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें जैसे ही मंकीज पैदा हुए थे उनके थोड़े ही घंटों में उन्हें अपनी नेचुरल मदर से सेपरेट कर दिया गया था और उनको सरोगेटरी मदर्स दी गई थी। अब एक ग्रुप को सरोगेटरी मदर दी गई थी। बेसिकली सरोगेटरी मदर्स जो थी वो दोनों के पास में थी। एक सरोगेटरी मदर थी जो कि वायर की बनी हुई थी और दूसरी जो सरोगेटरी मदर थी वो क्लॉथ की बनी हुई थी। तो मतलब दे वर नॉट जेन्युइन मंकीज, दे वर सरोगेटरी मदर्स। जो मंकीज को लग रहा था कि उनकी मदर है बट एक्चुअली आर्टिफिशियली मेड थी वो, एक वायर की बनी हुई है और एक क्लॉथ की बनी हुई है। अब दोनों ही सरोगेटरी मदर्स जो है वो अपनी बेबीज को खाना भी दे रही हैं, पानी भी दे रही हैं। बच्चे को तो नहीं पता ना, और ऊपर से वो एनिमल है, उसको कैसे समझ में आएगा। उसके पास में खाना रख दिया, बच्चे को तो ये लगेगा ना कि मेरी माँ मुझे खाना दे रही है। तो उस तरीके से कि बच्चों को खाना भी मिल रहा है, बच्चों को पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो मंकीज थे, जो बेबी मंकीज थे, उन्होंने क्लॉथ मदर्स को ज्यादा प्रेफर किया था एज कंपेयर टू वायर्ड मदर। तो इससे हमें समझ में आया कि जो कंफर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक इमोशनल अटैचमेंट बनाने के लिए, क्योंकि दोनों ही सरोगेटरी मदर्स खाना पीना तो दे रही है, एक नॉर्मल चीज जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो तो बच्चे को मिल रही है ना। लेकिन फिर भी उन मंकीज ने क्लॉथ मदर्स को प्रेफर किया बिकॉज उसने कंफर्ट था, वायर मदर्स में कंफर्ट नहीं था। सो दैट इज हाउ अटैचमेंट इज मेड। तो बच्चे को कंफर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है व्हेन इट कम्स टू अटैचमेंट। इसलिए बहुत बार होता है ना, पहले के जमाने में ऐसा होता था ना दैट यूजुअली फादर्स वर नॉट देयर फॉर द चाइल्ड, क्योंकि फादर्स बाहर काम करने के लिए जाते थे तो उनको उतना टाइम नहीं मिलता था अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए। इसलिए बच्चे का एक इमोशनल अटैचमेंट जिस लेवल का माँ के साथ होता था वो उस लेवल का फादर के साथ नहीं होता था, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। क्योंकि हमारे लिए पहला साल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू फॉर्मिंग इमोशनल अटैचमेंट। अब पहले ही साल में अगर फादर बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो इमोशनल अटैचमेंट फॉर्म होगी वो भी कम होगी एज कंपेयर टू मदर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को कंफर्ट फील कराएं, तभी बच्चा एक अटैचमेंट फॉर्म करेगा, वरना वो अटैचमेंट फॉर्म नहीं करेगा। दिस इज व्हाट वी गॉट टू नो विद हार्लो एंड हार्लो स्टडी। ठीक है, अब ये तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मीनिंग्स मत चेंज करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हाउ ह्यूमन बेबीज फॉर्म अटैचमेंट विद देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। अब जो ह्यूमन बेबीज होते हैं वो भी अटैचमेंट फॉर्म करते हैं पेरेंट्स और केयर गिवर्स के साथ में, लेकिन उनके साथ में फॉर्म करते हैं जो उनके सिग्नल्स को, यानी कि वो जो प्यार भरे जो सिग्नल्स बच्चे भेजते हैं उससे रेसिप्रोकेट जो लोग करेंगे, सिर्फ वो उन्हीं के साथ में इमोशनल कॉन्टैक्ट या इमोशनल अटैचमेंट जो है वो फॉर्म करेंगे। So basically babies are very clear that we function on reciprocation. तुम हमें रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, हमसे अटैचमेंट की उम्मीद मत रखो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब अटैचमेंट बिल्ड होनी होती है। ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी स्टेज जिसमें बच्चा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है वो फॉर्म करता है। अब हम समझेंगे कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक जो सेंस ऑफ ट्रस्ट है वो बनता है जब हम एक बच्चे को फिजिकल कंफर्ट देते हैं कि बच्चा एक सिक्योर्ड प्लेस में है, बच्चा एक गुड प्लेस में है। आप बच्चे को कंफर्ट करोगे, कभी भी अगर तुम्हें रोना आता है तो अगर तुम्हें कोई कंफर्ट कर दे, या तुम अगर डर गए तो अगर तुम्हें कोई कंफर्ट कर दे, तब तुम्हें अच्छा लगता है ना, यू फील दैट ओके आई एम सेफ। इवन दो बाहर जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने अगर एक बारी पहले उस एक साल में बोल दिया, चाहे चाहे बाहर जो मर्जी हो रहा हो कि नहीं एवरीथिंग इज फाइन, आई एम राइट हियर बिहाइंड यू बिसाइड यू, तो तुम्हारा वो डर चला जाएगा। तो इसलिए बच्चे का ट्रस्ट फॉर्म होने के लिए वो कंफर्ट, वो फिजिकल कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जब बच्चा है सेंस ट्रस्ट को सेंस करता है तो वो बनता है एक रिस्पॉन्सिव और एक सेंसिटिव पेरेंटिंग से। रिस्पॉन्सिव और सेंसिटिव पेरेंटिंग से हम क्या कहना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिव मतलब वही रेसिप्रोकेशन। बच्चा जो, अगर बच्चा आपको लाकर अपनी ड्राइंग दिखा रहा है तो आप उस पर अच्छा रिस्पॉन्ड करो, उसको ऐसे मत ट्रीट करो कि ओके फाइन क्या फर्क पड़ता है, दिस इज जस्ट अनदर थिंग। आप उसको स्टूपिड फील नहीं करा सकते, तो वो सेंस ऑफ मिसट्रस्ट चला जाएगा। जब आप उसको एक्नॉलेज करोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो वो सेंस ऑफ ट्रस्ट आएगा।
फिर आप जब उसके साथ में सेंसिटिव होगे कि ओके उसका रोना भी जायज है, उसका कभी कभी टैंट्रम्स भी जायज है, उसका खुश होना जायज है, तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट लेकर आएगा, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट लेकर आएगा. ओके. Now, if the parents are sensitive, affectionate, and accepting, it provides the infant a strong base to explore the environment. अगर बच्चे को लग रहा है कि always remember, ये इस चैप्टर के लेक्चर में मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे के लिए उसका जो पूरा संसार होता है ना, वो उसके पेरेंट्स होता है या उसका केयर गिवर, अगर पेरेंट्स नहीं है तो. ठीक है. तो उसके लिए उसका पूरा संसार, उसका पूरा वर्ल्ड, उसका पूरा यूनिवर्स उसके केयर गिवर्स या पेरेंट्स हैं. अगर अब तुम खुद सोच के देखो, अगर वही संसार उसको अच्छा फील नहीं कराएगा तो वो बाकी वर्ल्ड को कैसे अच्छा मानेगा, राइट? अगर उसको लग रहा है कि ये लोग मुझे बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं तो मतलब मैं अपना एनवायरनमेंट एक्सप्लोर कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं गिर जाऊं, मुझे चोट लग जाए, मुझे कोई चीज हर्ट कर जाए, तो देयर इज समबडी हु इज स्टैंडिंग राइट बिसाइड मी टू होल्ड मी. तो बच्चे के अंदर ये ट्रस्ट वाली जो फीलिंग है वो आती है सेंसिटिव पेरेंटिंग से, कि आप बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हो, बच्चे को अफेक्शन दे रहे हो, बच्चे को प्यार दे रहे हो, बच्चे को वार्मथ दे रहे हो. ठीक है. अब जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये सारी चीजें मिल रही होती है और वो अपने एनवायरनमेंट को सिक्योरली एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं, ऐसे बच्चे फॉर्म करते हैं सिक्योर्ड अटैचमेंट. देर आर 4 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट. यहाँ पर हम सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड ही पढ़ेंगे वैसे, लेकिन वैसे 4 तरीके की होती है. ओके. अब ऐसे बच्चे सिक्योर्ड अटैचमेंट फॉर्म करेंगे. ऑन दी अदर हैंड, अगर पेरेंट्स इनसेंसिटिव हैं, डिससैटिस्फैक्शन शो करते हैं या फिर बच्चे के अंदर कंटिन्यूअसली फॉल्ट ढूंढते हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट करता है दैट आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट इनफ. बिकॉज अगेन वही वाली बात कि बच्चे के लिए उसके केयर गिवर्स या पेरेंट्स पूरा संसार है. जो उसको वो बोलेंगे वो पूरी जिंदगी उसके दिमाग में प्ले होगा, मतलब रिपीटेडली प्ले होगा उसके दिमाग में. अब जो सिक्योरली अटैच्ड इन्फेंट्स होते हैं वो बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं. मतलब अगर आप उन बच्चों को जो सिक्योर्ड अटैचमेंट फॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उन बच्चों को अपने पेरेंट्स से अलग करोगे, अलग मतलब कि ओके थोड़ी देर खेलने के लिए अपने साथ ले गए, तो वो आपके साथ खुशी खुशी खेलने के लिए चले जाएंगे. जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बहुत इजीली सबकी गोदी में आ जाते हैं. कुछ बच्चे होते हैं ऑन दी अदर हैंड वो अपनी पेरेंट्स को नहीं छोड़ते. जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं वो इनसिक्योर्ड अटैचमेंट हैं. जो बच्चे अपने पेरेंट्स को आराम से छोड़कर आपके साथ खेल रहे हैं, आपकी गोदी में भी आ रहे हैं, एक टाइम के बाद में यस उनको अपने पेरेंट्स की जरूरत होगी, लेकिन वो रिजिड नहीं है कि मुझे सिर्फ पेरेंट्स ही चाहिए, वो सिक्योर्ड अटैचमेंट है. ऑलवेज रिमेम्बर, ऐसे बच्चे अपने आसपास तुम्हें बहुत दिखेंगे. जो बच्चा मतलब अपने आप में भी बैठ के बहुत चिल है, वो अपने आप की भी कंपनी बहुत एंजॉय कर रहा है, वो किसी के भी साथ में एंजॉय कर रहा है, वो किसी के भी साथ में बात कर रहा है, ग्रीट कर रहा है, ऐसा बच्चा सिक्योर्ड अटैचमेंट में. जो अपने इनसिक्योर का मतलब ओके टेक इट दिस वे कि अगर मैं तुम्हें कॉन्स्टेंटली फॉल्ट निकाल रही हूँ तुम्हारे अंदर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली तुम्हें क्रिटिसाइज कर रही हूँ, तुम मेरे हिसाब से चल रहे हो तो तुम्हें प्यार मिल रहा है, तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रहे तो तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा. या फिर कभी एज अ पेरेंट मेरा मूड अच्छा है तो तुम्हें प्यार मिल रहा है, कभी एज अ पेरेंट मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें धुतकार रही हूँ, पीछे हट जाओ. या ये क्या है, कितना अनप्रिडिक्टेबल है ना ये. एज अ चाइल्ड बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो वहां पे बच्चा इनसिक्योर हो जाता है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू. अगर मैं इन्हें छोड़ दूंगा तो ये मुझसे छिन जाएंगे. और एज एन इन्फेंट वो अपने वर्ल्ड को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसका प्राइमरी केयर गिवर तो पेरेंट्स है ना. तो वो डरता है कि मैं अगर छोड़ दूंगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा. इस तरीके की कुछ भावना जो है एक इन्फेंट के अंदर आती है, तब समझ में आता है कि बच्चा इनसिक्योर है. और फिर वही इनसिक्योरिटी वाला जो पैटर्न है, इनसिक्योर अटैचमेंट जो है, अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ है तो वो आगे भी चलेगा. फिर आगे उसकी लव रिलेशनशिप्स में दिखेगा या फिर उसकी फ्रेंडशिप्स में दिखेगा. कि अगर जरा सा भी, जैसे बहुत ज्यादा होता होगा, आई डोंट नो, वेरी मच कॉमन इन योर एज दैट पीपल आर इन रिलेशनशिप टुडे. ऑल्दो तुम लोगों को रिलेशनशिप का मतलब नहीं पता, बट तुम लोग फिर भी रिलेशनशिप्स में हो, ठीक है, जो भी है. तो कभी भी तुम देखना, चाहे वो तुम्हारी दोस्ती है या चाहे तुम्हारा एक लव रिलेशनशिप है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर कॉन्स्टेंटली
टच नहीं मिल रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली आई एम नॉट एबल टू टॉक टू द अदर पर्सन, कॉन्स्टेंटली आई एम नॉट एबल टू मीट द अदर पर्सन, कॉन्स्टेंटली दैट पर्सन इज नॉट अश्योरिंग मी, तो मेरे अंदर अगर एक एंजाइटी आ रही है, दैट मीन्स इनसिक्योर अटैचमेंट है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हो कि ओके अगर पूरे दिन बात नहीं हुई, पता है रात को बात हो जाएगी, अगर आज पूरे दिन किसी दोस्त से बात नहीं हुई, पता है कल स्कूल में जाके मिलना है, कल कॉलेज में जाकर मिलना है, दैट इज सिक्योर अटैचमेंट, कि आपको वो चीज एंजाइटी नहीं दे रही है दैट समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, आप बहुत स्टेबल हो, बहुत काम हो। वेल ऑन द अदर हैंड अगर एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, विच आई हैव सीन इन मेनी पीपल, एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो 10 चीजें ओवरथिंक कर लेंगे, दैट इज इनसिक्योर अटैचमेंट। तो कहीं ना कहीं उस इंसान के अटैचमेंट स्टाइल में फॉल्ट है, पेरेंटिंग में थोड़ा सा फॉल्ट है, ठीक है। सो जो बच्चे होते हैं इस तरीके के कुछ साइंस शो करते हैं जो कि मैंने बताया। अब एक क्लोज इंटरैक्टिव रिलेशनशिप with warm and affectionate adults is a child's first step towards healthy development। तो हमें बहुत ज्यादा एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर, हमें बच्चे की अगर हेल्दी डेवलपमेंट चाहिए तो हमें अपनी पेरेंटिंग में वार्मथ डालनी पड़ेगी, एक ब्रिज डालना पड़ेगा जिससे हम कंटिन्यूसली बच्चे के साथ में कनेक्टेड है, बच्चे को वो प्यार देना पड़ेगा जिसका वो हकदार है, ठीक है। मतलब दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू फॉर अ चाइल्ड, बिकॉज तुम ही तो उसको इस संसार में लाए हो ना, तो अगर तुम यही ना कर पाओ तो फिर क्या जरूरत है, मत बनो पेरेंट। पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है नेक्स्ट, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है।